नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस का विजय प्लान। दिग्गज संभालेंगे कमान। विजय प्लान हर उस पार्टी का होता है जो चुनाव के रण में उतरती है, लेकिन सिर्फ विजय का प्लान होना ही काफ़ी नहीं होता। विजय प्लान को ठीक तरीके से ज़मीन पर, यानी चुनाव की जो बिसात है, शतरंज की बिसात की तरह चुनाव की भी एक बिसात होती है और उस पर मोहरे बिल्कुल शतरंज की तरह आपको ठीक बिठाने पड़ते हैं। चालें आपको बिल्कुल ठीक चलनी पड़ती हैं और जब आप ठीक मोहरों के साथ अपनी चाल चलते हैं तो आप जीत की राह पे बढ़ जाते हैं। दतिया एक बहुत ही अलग मोड़ पर खड़ा हो गया। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला और पूरे देश में ये चर्चा रही दतिया की। एक मध्य प्रदेश के लिए तो नहीं, लेकिन देश के बाहर दतिया की ख्याति, वहाँ जो पीठ है माई का, उस पीठ की वजह से वो ज़्यादा चर्चा में रहता है, पॉलिटिकली नहीं। लेकिन अब पीठ के साथ राजनीतिक चर्चा भी उसकी आरंभ हुई। अब सवाल ये है कि कांग्रेस के लिए क्या अवसर है। कांग्रेस अवसर इसलिए देख रही है कि वहाँ से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अब मैदान में नहीं है। कांग्रेस का दावा ये भी हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा जी जिस भावुक अंदाज में आंखों में आंसू के साथ दतिया में मंच पर तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में देखे गए, उसने एक सहानुभूति की लहर नरोत्तम जी के लिए और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनके कहीं ना कहीं उनके विरुद्ध एक लहर, वो ऐसा कांग्रेस का दावा है कि वो पैदा कर सकती है। ये सब अंदर खाने की मंत्रणा है। क्या ऐसा होगा, या वो बीजेपी जो बहुत सारे ऑड्स को इवन में बदल देती है, यानी बहुत सारी चुनौतियों को भी वो प्लेन्स में ले आती है और अपनी ताकत बना लेती है, क्या वो बीजेपी यहाँ भी कुछ ढूंढ लेगी? जबकि कांग्रेस के एक के बाद एक बयान ऐसे आ रहे हैं दतिया घटनाक्रम को लेकर ही। पहले दिग्विजय सिंह बोले, फिर अब फूल सिंह बरैया बोले। तमाम बातें हैं जो कांग्रेस के लिए हमेशा चुनौती बनती है। आज इसी पर हमारी डिबेट है, लेकिन पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दतिया का चुनावी दंगल अब बूथ स्तर तक पहुंच चुका है। कांग्रेस ने यहां विजय प्लान लागू करते हुए अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया है। विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और संगठन के वरिष्ठ नेता समेत 40 नेताओं की टीम तैयार की गई है, जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दतिया चुनाव के लिए 40 वरिष्ठ नेताओं की टीम सक्रिय है। भोपाल से पूरी रणनीति की मॉनिटरिंग। विधानसभा क्षेत्र को 5 क्लस्टर में बांटा गया। हर क्लस्टर के लिए अलग प्रभारी नियुक्त। हर क्लस्टर में 7 से 8 सेक्टर बनाए गए। सेक्टर प्रभारियों को 3 से 7 बूथों की जिम्मेदारी। हर वरिष्ठ नेता को 5 से 10 बूथ सौंपे गए। करीब 200 बूथों पर कांग्रेस की सीधी निगरानी। बूथ स्तर पर वोटर संपर्क अभियान तेज। ग्वालियर चंबल के जिलाध्यक्षों को भी जिम्मेदारी। हर बूथ पर वोटर संपर्क और फीडबैक की व्यवस्था। आसपास के जिलों के नेताओं को भी मैदान में उतारा। जातीय समीकरण के हिसाब से जिम्मेदारियां तय। विजयपुर उपचुनाव में इसी मॉडल से मिली थी जीत। मंत्री रामनिवास रावत को विजयपुर में दी थी मात। बुधनी में बीजेपी की बड़ी बढ़त को कांग्रेस ने घटाया था। कांग्रेस का दावा है कि विजयपुर में बूथ मैनेजमेंट ने जीत की नींव रखी थी। अब उसी रणनीति के जरिए दतिया में भी संगठन को बूथ तक मजबूत किया जा रहा है। ब्लॉक, मंडल, सेक्टर, बूथ कमेटियों का गठन, ग्राम पंचायत कांग्रेस का गठन, निचले पायदान तक कांग्रेस गांव-गांव तक मजबूती के साथ एक वृहद और मजबूत संगठन कांग्रेस का खड़ा हो गया। और संगठन के दम पे कांग्रेस पार्टी ये चुनाव लड़ रही है। बड़ी अच्छे नेताओं को जिम्मेदारी दी है। बूथ स्तर की, ब्लॉक स्तर की, मंडल स्तर की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी है। हमने विजयपुर का एक बड़ा जो मॉडल था, उस मॉडल को भी दतिया उपचुनाव में उतारा है और दतिया उपचुनाव में उसी तरह बड़े बड़े नेताओं को, विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को 4-4, 5-5 पोलिंगें दी गई हैं। 4-4, 5-5 पोलिंगों की जिम्मेदारी वो बखूबी निभा सकते हैं और ताकत से निभा सकते हैं। जिनका क्षेत्र, बड़े बड़े क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया, वो मात्र 4 पोलिंग, 5 पोलिंग की जिम्मेदारी दी है। पार्टी जो है किसी भी कीमत पर दतिया उपचुनाव को जीतकर रहेगी। कांग्रेस के इस विजय प्लान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को हार साफ दिखाई दे रही है।
इसलिए नेताओं की पूरी फौज मैदान में उतारनी पड़ रही है। बीजेपी दावा कर रही है कि उसका संगठन पहले से बूथ स्तर तक मजबूत है और जनता विकास के नाम पर एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जताएगी। जहां एक और दतिया के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी बूथ पर फोकस करते हुए श्योपुर की तर्ज पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। चुनाव का परिणाम जैसे ही आएगा उसके तत्काल बाद कांग्रेस रोना धोना शुरू कर देगी। ईवीएम पर, इलेक्शन कमीशन पर, जिला प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आधार पर चुनाव लड़ने के आरोप के आधार पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देगी। दतिया उपचुनाव अब सिर्फ उम्मीदवारों की लड़ाई नहीं रह गया है, ये संगठन बनाम संगठन की जंग बनता जा रहा है। कांग्रेस ने विजयपुर मॉडल के सहारे दिग्गजों को कमान सौंप दी है, तो बीजेपी अपने स्थापित बूथ नेटवर्क पर भरोसा जता रही है। बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस का विजय प्लान दतिया में भी जीत दिलाएगा या फिर बीजेपी का संगठनात्मक किला कायम रहेगा। आपने देखा कि किस तरह की कोशिश है और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, क्योंकि वो ये समझ रही है कि जो अंतर्विरोध और जिस तरह की परिस्थितियां दतिया में बीजेपी में बनी हैं, उन पर केवल 15-20 दिनों में काबू पाना बहुत आसान बीजेपी के लिए नहीं होगा, क्योंकि मसला पार्टी के असंतुष्ट नेताओं से अधिक जनता का है, जिसकी सहानुभूति क्या डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ इतनी है कि उम्मीदवारी से हटने के बाद वो नाराज़ होगी और नाराज़गी में क्या कोई निर्णय करेगी। क्या यही एक बड़ा कारण है जो कांग्रेस अपनी संभावना देख रही है? 3 अगस्त बताएगा। बंसल न्यूज़ के सवाल देखें, क्या दतिया में कांग्रेस का विजयपुर फार्मूला जीत दिला पाएगा? क्या अब बूथ मैनेजमेंट चुनावी जीत की सबसे बड़ी चाबी बन गया है? बूथ नेटवर्क के साथ उम्मीदवार बड़ा फैक्टर होगा या संगठन की शक्ति? चूंकि ये बाई इलेक्शन है तो यहाँ दोनों ही पार्टियों के लिए 230 विधानसभा नहीं खुली है। ख़ासतौर से कांग्रेस के लिए ये बात महत्वपूर्ण है, जिसके पास संसाधन बीजेपी की तुलना में बहुत कम है। चूंकि एक ही विधानसभा क्षेत्र का मामला है, ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है वो, तो वहाँ तैनाती में कांग्रेस भी बीजेपी से पूरी टक्कर लेने की कोशिश करेगी। स्टूडियो में मेरे साथ हैं अजय सिंह यादव, युवा नेता प्रवक्ता बीजेपी के, स्वागत है। रोशनी यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं कांग्रेस की, और संयोग ये है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों हमारे मेहमान एक ही क्षेत्र से आते हैं, बुंदेलखंड के टीकमगढ़ से। रोशनी जी भी मेरे ख्याल से टीकमगढ़, अभी निवाड़ी जिला हो गया जी, निवाड़ी हो गया, हाँ निवाड़ी हो गया, पुराना अविभाजित चलिए, टीकमगढ़ी है। तो कहीं ना कहीं मित्र भाव तो है ही, लेकिन अब और मित्र भाव होगा। हालांकि डिबेट के लिए मित्र भाव नहीं, लेकिन अंदर अंदरूनी शक्ति के तौर पर ये भाव हर व्यक्ति में रहे। रविंद्र दुबे जी हैं, वरिष्ठतम पत्रकार हैं मध्य प्रदेश के, और कांग्रेस और बीजेपी से जुड़े मसले बहुत गंभीरता से देखते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। रविंद्र जी, विजयपुर मॉडल की बात कर रही है कांग्रेस। पहला तो विजयपुर मॉडल यानी सीनियर्स को जिम्मेदारी, यानी उनकी प्रतिष्ठा को भी कहीं ना कहीं इस दतिया उपचुनाव से जोड़ देना। दूसरा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का हटना, और क्या उससे उत्पन्न होगी कोई कथित नाराजगी जनता के मन में, जिसे बीजेपी उस खाई को पाटने की कोशिश तो करेगी। क्या ये दोनों फैक्टर है जो कांग्रेस के लिए उम्मीद की किरण है? बड़े नेताओं की तैनाती और दतिया में जनता की कथित नाराजगी। जी देखिए, अपन दतिया विधानसभा चुनाव का इतिहास देखें तो वहां पहले जो नरोत्तम मिश्रा के आने से पहले राजेंद्र भारती एक फैक्टर होते थे। हर विधानसभा चुनाव में राजेंद्र भारती चुनाव उतरते थे और अवधेश नायक भी रहे। तो इस तरीके से अपन देखें कि अवधेश नायक और राजेंद्र भारती और नरोत्तम मिश्रा, 2008 से नरोत्तम मिश्रा आ गए, तो 3 व्यक्तियों का चुनाव में प्रचार, चुनाव की राजनीति में बड़ा हस्तक्षेप था वहां पर, और इनके बिना चुनाव नहीं होता था। अब 2 व्यक्ति वहां पर चुनाव में नहीं है, एक है नरोत्तम मिश्रा चुनाव में नहीं है, दूसरे राजेंद्र भारती समर्थक की भूमिका में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसी तरीके से नरोत्तम मिश्रा भी समर्थक की भूमिका में है और चुनाव नहीं लड़ रहे। देखिए, नरोत्तम मिश्रा के आने से पहले वहां अलग अलग वहां सपा का भी वोट था, बसपा का भी वोट था, भारतीय जनशक्ति का भी वोट था, यानी वहां त्रिकोणीय संघर्ष, चतुर्थ त्रिकोणीय संघर्ष भी रहा। कांग्रेस तीसरे और 4th स्थान पे भी रह चुकी है वहां पर।
तो इस तरीके से यदि उसका इतिहास देखें तो इसमें हमको लगता है कि अब जो दो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर थे, जो एक एक विधान व्यक्ति के घर को जानते थे, वोटर को जानते थे, वो नरोत्तम मिश्रा और राजेंद्र भारती दोनों नहीं है। अब रहे तीसरे घनश्याम, जो कांग्रेस के प्रत्याशी, वो भी 2 बार यहां से विधायक रह चुके हैं, 2 या 3 चुनाव वो भी हार चुके हैं। तो जो सबसे ज्यादा उनका जो कांग्रेस को प्लस पॉइंट मिल रहा है, वो इसका प्लस पॉइंट उनके प्रत्याशी को लेकर है। अब रहा सवाल बीजेपी का संगठन, तो बीजेपी का संगठन जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा को लेकर जिस तरीके से नाराजगी सामने आ रही है, कोई ऐसा बहुत बड़ा कारण नहीं था उनकी टिकट काटने का, और उसको लेकर नाराजगी सामने आ रही है। तो सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कैडर जरूर है, वो चुनाव के अंत तक सबको मना लेता, कार्यालय में बुलाएगा, बैठाएगा, मनाएगा, हर तरीके से देखा। लेकिन इस बार हमने देखा कि हमारे जबलपुर में भी एक विधानसभा क्षेत्र है जहां से धीरज पटेरिया चुनाव लड़े थे, बहुत नाराजगी थी और वो बागी होकर चुनाव लड़े, 29,000 वोट उनको मिली थी, लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट हार गया था। यानी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कहीं अंदर खाने बहुत सारी नाराजगियां चल रही हैं। देखिए, इतने साल से जब आप सत्ता में रहते हैं तो हर जो संगठन है कार्यकर्ता, उसके मन में नाराजगी हो जाती है, कभी उसके काम नहीं होते, कभी उसको पद नहीं मिलता, कभी उसको महत्व नहीं मिलता। तो इस बात की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस उसको कितना इनकैश कर पाएगी, ये कांग्रेस के बड़े नेताओं को देखना पड़ेगा। हाँ, कांग्रेस के पास थोड़ा सा प्लस पॉइंट जरूर है, वहां थोड़ा प्लस पॉइंट है। इस थोड़े प्लस पॉइंट को कांग्रेस एक बड़े प्लस पॉइंट की तरफ कैसे ले जाती है, क्योंकि अब आज हम ये बात कर रहे हैं 15 जुलाई को, और 15 ही दिन बचे हैं मतदान के लिए। 30 जुलाई को मतदान है, यानी आप ये कह सकते हैं कि 29 जुलाई की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और दतिया का भाग्य फिर 30 जुलाई को मतदाता ईवीएम मशीन में बंद कर देंगे। कैसे देखते हैं आप अजय जी? चुनौतियां आपके लिए भी हैं, ऐसा नहीं है कि दतिया बहुत आसान है आपके लिए, और चुनाव कोई भी आसान नहीं होता। बिल्कुल सही जी। देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन पूरा एकजुट होकर दतिया में चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में वैसे भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, जब भी चुनाव होता है तो पार्टी संगठन लड़ता है और हमारे लिए कमल का फूल ही हमारा उम्मीदवार होता है। तो उसी परंपरा के अनुरूप दतिया में भी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बूथ से लेकर मंडल और जिला स्तर तक के कार्यकर्ता अपनी अपनी जिम्मेदारियों के हिसाब से तैनात हो गए, और निश्चित ही केंद्र और राज्य सरकार की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उनको हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। साथ ही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने जिस तरह से दतिया में 15 सालों तक सर्वांगीण विकास करवाया, दतिया में मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट जैसी बड़ी बड़ी उपलब्धियां, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। उसके पहले 50-60 सालों तक कांग्रेस के विधायक जीतते रहे, तो दतिया के लिए कोई भी उपलब्धि उनके पास बताने के लिए नहीं है। तो ये भी हमारा मुद्दा है जो हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। साथ ही पिछले 2.5-3 साल में जब कांग्रेस के विधायक बने तो उसके बाद दतिया का विकास प्रभावित हुआ, ये जनता ने देखा है। जो विकास की गति डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी लाए थे, फिर से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा और विकास की गति दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी। साथ ही क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमारा प्रतिपक्ष है तो उनके ऊपर भी नज़र रखना हमारा स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप देखें, घनश्याम सिंह जी को टिकट मिलता है तो टिकट के 2 अन्य दावेदार अवधेश नायक जी तो एक तरह से सार्वजनिक नाराजगी दिखा रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं द्वारा उनके साथ सौतेला व्यवहार किया गया। दिग्विजय सिंह जैसे नेता ने इसलिए विरोध किया क्योंकि वो कमलनाथ से जुड़े थे, संघ की विचारधारा से। 9 घंटे चक्का जाम हुआ है, इससे बड़ा विरोध प्रदर्शन बीजेपी का क्या होगा? हम लोग कई बार कांग्रेस की गुटबाजी की बात करते हैं, लेकिन ये मंजर तो आपकी गुटबाजी को सरेशाम कर गया, सबको पता चल गया है। अब तो अभी तक तो बात मुट्ठी बंद थी, अब तो खुलकर सामने आ गई कि आपके यहाँ तो कार्यकर्ता इतना नाराज होता ही 9 घंटे राष्ट्रीय राजमार्ग का आवागमन रोक देता है। देखिए शरद जी, किसी भी कार्यकर्ता की भावनात्मक प्रतिक्रिया को बगावत नहीं कहा जा सकता है। जब किसी नेता के साथ अत्यधिक निकटता होती है और कार्यकर्ता भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं और उनकी इच्छा के अनुरूप निर्णय नहीं होता है, तो ये वो प्रक्रिया थी। फिल्मों ने बोलना शुरू किया, लेकिन आज सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। बोलना शुरू किया था अजय जी, तो सोहराब मोदी साहब एक बड़े नामचीन अदाकार होते थे जी, उनका एक डायलॉग था कि हमारा खून पानी है और तुम्हारा खून खून है,
यानी आपके यहाँ बगावत नहीं है 9 घंटे चक्का जाम, देखिए आपके यहाँ वो भावनात्मक प्रतिक्रिया है देखिए और कांग्रेस के कार्यकर्ता की बगावत है। ये बहुत मैं बस एक सेकंड लूंगा, बहुत बड़ा अंतर है। हमारे कार्यकर्ता ने अपनी भावनाएं प्रदर्शित करी और आज डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व में पार्टी एकजुट है, और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो एकजुट होने की बात करते थे टिकट वितरण के साथ ही अलग अलग अपने रास्ते अलाप चुके हैं। ये कांग्रेस और भाजपा में अंतर है। शुभकामनाएं बीजेपी को और आपको। रोशनी जी कैसे देखती हैं? निश्चित तौर पर बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में ढाल लेती है, लेकिन कांग्रेस ने भी उपचुनाव जीता है। जीतू पटवारी जी जब प्रदेश अध्यक्ष आए, विजयपुर कोई आसान चुनाव नहीं था। बुधनी जो है, जो कि एक दिग्गज राजनेता शिवराज सिंह चौहान की सीट रही है, वहाँ लीड भी कम हुई है। तो अगर कांग्रेस समन्वित होकर वरिष्ठों को जिम्मेदारी देकर ठीक प्रत्याशी चयन करके मैदान में उतरती है, तो पिछले ये 2 अनुभव बताते हैं उपचुनाव के कि वहाँ से नतीजे ठीक मिलते हैं। अब ये देखना होगा कि दतिया में जहाँ पूरी बीजेपी अपनी शक्ति झोंकेगी, क्योंकि उसके लिए अब बहुत प्रतिष्ठा का प्रश्न है, उतना बड़ा माफ कीजिएगा आपके लिए नहीं है। कैसे देखती हैं आप? जी जी शरद जी नमस्कार, सभी पैनल साथियों को। देखिए, दतिया का चुनाव इस समय कोई चुनाव नहीं है। ये जो दतिया का चुनाव है, जो कि पीताम्बरा पीठ वहां बड़े प्रसिद्ध हैं, तो ये दतिया के स्वाभिमान का चुनाव है। और भाजपा जिस तरीके से मैं भाई अजय को सुन रही थी, तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। तो सबसे बड़ी बात कि एक तरफ आप जिन्हें अपना दिग्गज नेता मानते थे और जिनसे आप टक्कर लेने की बातें करते थे, तो दतिया ने उनके अहंकार को और इतने बड़े नेता शर्मा को 2023 में ही ध्वस्त कर दिया था। तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको आप नेता मानते हैं, जिसके पीछे कार्यकर्ता भावनात्मक आंसू बहा रहे थे, और आपने पूरे प्रशासन को कहते कानून व्यवस्था को भेंट चढ़ा दिया। 8 से 10 घंटे वहां पे जाम लगा रहा, एसपी को लेके कलेक्टर समेत जो है 8 पुलिसकर्मी से ज्यादा घायल हुए, बीएनएस की धारा लगा दी वहां। तो मुझे लगता है कि कभी कांग्रेस में ऐसा दृश्य नहीं देखा गया। कांग्रेस तो हमेशा से ये कहती है कि हम फ्रीडम ऑफ राइट्स को अपनाते हैं, हम संविधान को मानते हैं, हमारे यहाँ व्यक्ति को स्वतंत्रता है। लेकिन भाजपा ने ये आज तक नहीं कहा। भाजपा कहती है हम अनुशासन पे चलते हैं, हम संगठन को सर्वोच्चता देते हैं। लेकिन आज दिखा कि किस तरीके का दृश्य दतिया में देखा गया। नरोत्तम मिश्रा जी को आंसू बहाने पड़े। तो सबसे बड़ी बात तो दतिया की जनता और कार्यकर्ता सवाल ये कर रहे हैं कि जब आप खुद मानते हैं कि उन्होंने इतना विकास किया है, वो इतने ही विकास पुरुष थे, तो फिर आपने टिकट क्यों काटा? आपने तो जैसे दूध में से मक्खी फेंक दी जाती है, वैसे आपने नरोत्तम मिश्रा जी को निकाल फेंका। ये तो आपके ही बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय जी भी कह रहे हैं कि हमारे भाजपा का अनुशासन ये नहीं है कि किसी वरिष्ठ नेता का टिकट काट दिया जाए। तो सबसे बड़ी बात कि दतिया ने 2023 में ही ये आईना दिखाया था। आज हमारा जो संगठन है, सारे हमारे जिला अध्यक्षों को, ग्वालियर चंबल आपने खुद ही कहा, वहां के सारे जिला अध्यक्षों को मजबूत ताकत से बूथ तक लगा दिया गया। सारे ब्लॉक अध्यक्षों को हिदायतें दे दी गई हैं। तो हम बूथ की लड़ाई आपने इसमें विजयपुर में भी देखा कि किस तरीके से भाजपा ने प्रशासन को लेकर और तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए। लेकिन उसके बाद भी हम विजयपुर जीते, चाहे वो छिंदवाड़ा की विधानसभा की बात कर ले, बुधनी की बात कर ले। तो हमने चलिए मैं लौटता हूँ रोशनी जी, लौटता हूँ। लेकिन आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके यहाँ जो कुछ स्वर आते हैं दिग्गज नेताओं की तरफ से भी, और रिसेंटली जो फूल सिंह बरैया जी, दिग्विजय सिंह जी और फूल सिंह बरैया जी का जो स्वर आया है, वो कांग्रेस के सुर और ताल को छिन्न भिन्न करता है और ये बताता है कि मतदाता जो सोच रहा है, फिर वो कहानी उस तरफ चली जाती है जहां नहीं जानी चाहिए। रविंद्र जी, ये बड़ी चुनौती है। अब दिग्विजय सिंह जी का बयान आ जाता है दतिया चुनाव के ठीक पहले, मैंने कटवाया था टिकट। अब ये कहने की क्या ज़रूरत थी? ये बात सार्वजनिक रूप से कहने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? क्या वो पार्टी छोड़ने का अगर मन बना चुके हैं तो क्या वो पार्टी छोड़कर चले जाएंगे? नहीं जाएंगे अब, और दिग्विजय सिंह की इस बात से भावुक हो जाएंगे। फिर फूल सिंह बरैया जी सनातन को लेकर एक बड़ा अजीब सा और गैर जरूरी सा बयान देते हैं। जी देखिए, अभी चुनाव है, चुनाव के चलते थोड़ा सा वरिष्ठ नेताओं को और कांग्रेस के नेताओं को थोड़ा संयम बरतना चाहिए।
सबको मालूम कि भारतीय जनता पार्टी का कैडर है और उनके पास जो संगठन है वो किसी भी बयान को इस तरीके से फैलाता है कि आपको उसकी सफाई देना ही पड़ती है, और वो कई बार उसको आत्मघाती कदम भी हो जाता है। तो अभी चुनाव है, 15 दिन लोगों को शांत रहना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने भी यदि अवधेश नायक जी के बारे में ये बात बोली है, तो अवधेश नायक जी सब जानते हैं कि वो 18-20 हजार के जनशक्ति पार्टी से जब चुनाव लड़े थे तो उनको 18 से 20 हजार के लगभग शायद वोट मिला था, वो तीसरे या चौथे स्थान पे रहे थे। और ऐसा नहीं कि वो उनका जनाधार नहीं है, जनाधार है, तभी वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। यदि वो कांग्रेस में आए थे तो कांग्रेसियों में सबसे बड़ा संकट यही कि यदि कोई दूसरी पार्टी का तो उसे सहज स्वीकार नहीं कर पाते, वो उसको हमेशा तिरस्कार की भावना इसी देखते हैं। यदि अवधेश नायक जी खुले दिल से आपके साथ आए थे तो आपको रखना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने घनश्याम सिंह की वकालत की थी, अब दोनों भाई की तरह है, किसी एक को टिकट दोगे हम उसका काम करेंगे, तो इसी भाव से उनको साथ रखना चाहिए था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ संगठन है, सत्ता है, और तमाम जो वरिष्ठ नेता है उस तरीके से, देखिए यदि उन्होंने पहली बार किसी को चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा तो सत्ता और संगठन जी जान से चुनाव लड़ गए। कांग्रेस को सोचना चाहिए और कांग्रेस को उसका ध्यान रखना चाहिए था, और उसके साथ सत्ता का रहना वहां प्लस पॉइंट है। तो ये बातें कांग्रेस को थोड़ा सा असहज कर रही है, और कांग्रेस को यदि चुनाव जीतना है तो इन सब बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। यही तो समझ नहीं आता कि जीती हुई बाजी को कांग्रेस क्यों उस तरफ ढकेल देती है। ये बात हम बार बार देखते हैं रविंद्र जी की आप हमेशा नंबर में चुनाव के कुछ महीने पहले तक आपकी दौड़ बहुत मजबूत रहती है, अचानक अंतिम लेग जब शुरू होता है दौड़ का, जो लास्ट फेज होता है, वहां आप पिछड़ जाते हैं। अजय जी, देखिए शरद जी, हमारी बहन रोशनी जी ने इस बात को बार बार कहा कि नरोत्तम जी को 2023 में आईना दिखा दिया क्या एक चुनाव में हारने से ये मान लिया जाए तो घनश्याम सिंह जी तो 5 चुनाव हार चुके हैं, राजेंद्र भारती जी 6 चुनाव हार चुके हैं। और एक बड़ा दिलचस्प वाकया है, मैं आपको शरद जी बताऊं, 2008 में जब नरोत्तम मिश्रा जी दतिया में चुनाव जीते तो उनके सामने राजेंद्र भारती, घनश्याम सिंह और अवधेश नायक तीनों लड़े अलग अलग पार्टियों से, और उन तीनों को वो हरा चुके हैं। बहुत पानी बह चुका है इसलिए जी, आज 2026 में स्पष्ट तौर पर परिस्थितियां नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट तौर पे हम मानते हैं। तो ये कहना कि एक चुनाव हारना आईना दिखाना। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के संगठन पे सवाल उठाने से पहले कांग्रेस पार्टी को अपना घर संभालना चाहिए। आपके इतने बड़े नेता कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहे हैं, एक कार्यकर्ता घुटन महसूस कर रहा है कि दिग्विजय सिंह ने मेरे साथ व्यक्तिगत दुश्मनी जैसा बर्ताव किया। हालांकि तो ये ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, लेकिन कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने हमसे कहा जी कि वो एक गाने का उपयोग करेंगे दतिया में, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हो जैसे हमें जानते नहीं। तो वो इस गाने के उपयोग के साथ कह रहे हैं हम कैंपेनिंग तैयार करेंगे। तो इस बार मसला थोड़ा जटिल तो है अजय जी। देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन सभी कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन करता है। हो सकता है नरोत्तम मिश्रा जी के लिए पार्टी ने और बड़ी जिम्मेदारी सोची। मैं एक और उदाहरण देता हूं, हमारे ही बुंदेलखंड के एक नेता हैं महेश केवट जी, जिन्हें नगरीय निकाय चुनाव में मौका नहीं मिला, और आज 3 साल बाद पार्टी ने उन्हें सर्वोच्च सदन में राज्यसभा में पहुंचाने का काम किया। तो ये भारतीय जनता, आप बहुत बड़े कद के नेता है, आपने जो भी सोचा हो पार्टी ने, आप उन्हें 20 दिन पहले बता देते कि साहब हम इस बार आपको टिकट नहीं देंगे, और आप हाथ उठाकर उनको लेकर आइएगा आशुतोष तिवारी जी को, जिनका चयन हमने कर लिया है। अब जो व्यक्ति चुनाव प्रचार में जुटा है उस पर यह वज्रपात होगा। जय जी, आप भी टिकट के आकांक्षी हैं, रोशनी जी भी आकांक्षी हैं, इससे बड़ा सदमा क्या होगा कि व्यक्ति को यह लग रहा है कि वही सबसे बेहतर है। बहरहाल रोशनी जी, फाइनल कमेंट। श्रद्धा के साथ नेतृत्व कर रहे हैं, चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी लड़ रही है। कि पहले इनको अपने घर की चिंता करनी चाहिए, हमारे घर में क्या हो रहा है उसको, क्योंकि अभी तो आपके घर में तमाशा मचा रखा है और पूरी दतिया की जनता देख रही है। भाजपा का तो परिवार एकजुट है। और जो नरोत्तम मिश्रा जी के आंसू बहाए गए, इसको आप ज्यादा पॉजिटिव मत लीजिए। जैसे कि शरद जी ने कहा कि किसी बड़े नेता से, ऐसे मेरे कई जो है दतिया के नेताओं से बात हुई और इसको लोग उल्टे डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। तो आपको इस बात की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हमारा संगठन बिल्कुल, पहले मैं मानती हूँ शरद जी कि हम बहुत पीछे थे, लेकिन इस समय आदरणीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने और सभी वरिष्ठ नेताओं ने और पूरे कार्यकर्ता ने मजबूती के साथ हमारे संगठन को मजबूत किया है, और पुराने चुनाव में भी एक अनुभव लिया है, और उन अनुभव के साथ हम दतिया के चुनाव में उतरे हुए हैं। और मुझे लगता है कि अगर इतना ही विकास दतिया में हुआ होता तो आज आप जाइए दतिया में, घूमिए, कितनी सड़कों पे गड्ढे हैं, कितने गांव में पानी की समस्या है,
और ये जी, यहाँ बैठ के अब कहते वक्त कि अगर वक्त इतना नहीं है ही मेरे विकास पास। हुआ होता तो आपको ये तो तो 2.5 साल नहीं से हुआ होता। कांग्रेस के आप विधायक कहते आ हैं गए, कि देखिए इसलिए गद्दारी नहीं भर पाया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो दतिया में एक सवाल और पूछा जा रहा है, रविंद्र जी जरूर इससे सहमत होंगे। वहाँ ये सवाल पूछा जा रहा है, हमारे संवाददाता गए तो उन्होंने, चूंकि दतिया बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो बुंदेली मिश्रित लहजे में सवाल पूछा था, भैया ये बताओ कि नरोत्तम जी चुनाव, अगर नरोत्तम जी की अनुपस्थिति में जीत गए चुनाव हमारे तिवारी जी, नरोत्तम जी को काम में लोगो, और अगर वो हार गए तब भी नरोत्तम जी को काम में लोगो, और जीत और हार दोनों में बे तो लूजर एंड पे ही खड़े हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि हार में भी और जीत में भी नरोत्तम जी और उनके समर्थकों को क्या मिलेगा। क्या ये दोनों ही चीज़ें उनके लिए अच्छी नहीं है? माफ़ कीजिएगा, राजनीति में ये गणित भले ही आप कहिए मत, लेकिन ये गणित पर्दे के पीछे हमेशा विद्यमान रहता है और चुनाव का एक बड़ा फैक्टर बनता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया।